4th लेक्चर है ना ये? 4th होगा। चलिए कल के क्लास से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ दिए थे याद करने के लिए, आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो याद हो गया होगा। बनाने के लिए दिए थे, समझ में आया था, याद हो गया। बुक में दिया हुआ था ना, बुक में दिया हुआ था, मिला सभी को, दिखा बुक में। देखिए सुक्रोज जो है इसका कंपोजिशन में क्या बोले थे, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रुक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज कैसा है इसमें, अल्फा डी, और फ्रुक्टोज है कैसा है इसमें, बीटा डी। और यही आप लोग को नोटिस करने बोले थे तीनों मोनो डाइसैकेराइड में। देखिए कि जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, जो हम एडिबल फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे लैक्टोज हम खाते ही हैं, मिल्क शुगर लेते ही हैं ना, फिर माल्टोज। इनफैक्ट स्टार्च जब डाइजेस्ट होता है तो स्टार्च डाइजेशन के बाद भी जो शुगर बनकर निकलता है वो डाइसैकेराइड होता है, सीधे उससे ग्लूकोज नहीं बन जाता है। तो पहले स्टार्च टूटता है इसमें माल्टोज में, फिर माल्टोज डाइजेस्ट होता है ग्लूकोज में। तो उसमें भी हम लोग देखें कि अल्फा डी ग्लूकोज, और अच्छा ऐसा है, उसमें भी देखें अल्फा डी ग्लूकोज रहता है। और फिर लैक्टोज देखें, उसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज है। इनफैक्ट सुक्रोज में भी अल्फा डी ग्लूकोज है। तो ह्यूमन बॉडीज जिन ग्लूकोज, जिस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को कंजम्पशन में अपने लाते हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज है, ये तो समझ में आ रहा होगा। बाकी दूसरा कंपोनेंट जो डाइसैकेराइड में है वो बदलता रहता है, कभी लैक्टोज कभी गैलेक्टोज दिख रहा है, कभी फ्रुक्टोज दिख रहा है, कभी खुद ग्लूकोज ही है। एनीवे, तो आपका काम क्या होगा, पहले दोनों को बगल बगल लिखें, है ना। तो अल्फा डी ग्लूकोज लिखना हम लोग कितना प्रैक्टिस किए कल, यहाँ CH2OH, ये 6, ये 5, 4, 3, 2, अब तो 67 लिखाता होगा। OH किधर जाएगा, नीचे, OH किधर आएगा, ऊपर, और 2 पर OH नीचे। अल्फा डी है ना, तो OH डाल दीजिए नीचे। अब बगल में बैठाइए बीटा डी फ्रुक्टोज को। क्या बोले थे, ये है 5, 4, 3 और ये है 2। तो छठा यहाँ पे CH2OH है और वो रिंग से बाहर है। 1 तो रिंग से बाहर रहेगा। ये 5 मेंबर का है जिसमें 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन, है ना। तो ये छठा नंबर, 5वां नंबर, चौथा नंबर पे OH किधर, नीचे, तीसरा नंबर पे OH किधर, ऊपर, दूसरा नंबर पे हमें लेना है बीटा, तो OH डाल देंगे ऊपर, CH2OH डालेंगे नीचे। ये हो गया सीरियल नंबर 1। यह है बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है। अब है क्या, देखिए प्रॉब्लम, इस OH के पास फ्री OH नहीं है इस तरफ से, इसलिए ये इसके साथ कंबाइन करने में इसे दिक्कत हो रही है। तो पहले एक काम कीजिए, इसको ना ऐसे पलट दो, ये पंजा ऐसे है, इस पंजा को ऐसे कर दो। तो पंजा को ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, जो 5 इधर दिख रहा है 5 उधर चला जाएगा, 2 इधर दिख रहा है 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। कीजिए, तो हम लोग ऐसा कर दिए ना,
ऐसे घुमा दिए तो ये कैसा दिखना चाहिए? बेसिक स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, पर OH इधर आ जाएगा, CH2OH नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये होगा 2, 3, 4 और 5। बस समझ पा रहे हैं क्या किया जा रहा है? पहले ऐसे था, इसको ऐसे कर दिए तो 2 वाला इधर हो जाएगा, तो 5 वाला उधर चला जाएगा, 5 इधर चला गया, तो जो जैसे है वैसे बैठा दीजिए। 3 पर OH ऊपर, 4 पर OH नीचे और 5 पर CH2OH ऊपर की तरफ दिख रहा है। ठीक है, पर इतना से भी बात नहीं बना, OH अभी भी ऊपर है, CH2OH इसके नज़दीक है, तो क्या करना पड़ेगा? सबको टर्न डाउन कीजिए। तो ये घूम सकता है, अगर ये 2 वाला ऐसे घूमेगा तो बाकी सब भी तो घूमेगा। नहीं समझे? पहला काम क्या किए? हाथ ऐसे था वैसे कर दिए, है ना? अब अंगूठा को नीचे ले जाना है, अंगूठा को नीचे ले जाएंगे तो OH नीचे आएगा, CH2OH ऊपर जाएगा। तो जब इस पर होगा तो इस पर भी होगा, तो 3 पर OH नीचे आएगा, 4 पर OH ऊपर चला जाएगा और CH2OH नीचे आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ये अब ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घुमाइए, घुमाएंगे तो कैसा दिखेगा? इसी को कहते हैं थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज। ये है 6 नंबर, 5, 4, 3, 2 और 1। अब OH के नज़दीक OH आ गया, दिखाई दे रहा है? अब OH के नज़दीक OH है, तो हम अब इन दोनों को अगल बगल लिख सकते हैं। तो ये जो फ्रुक्टोज के साथ ऐसा मैनिपुलेशन हुआ, ज़रा इसको लिखिए, यहाँ से यहाँ तक चलिए, तब सुक्रोज की अवस्था में पहुँच पाएंगे। तो बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस प्रॉब्लम ये था कि स्ट्रक्चर बनाने में OH इसके नज़दीक नहीं आ रहा था, तो OH नज़दीक लाने का कोशिश किया जा रहा। तो ओवरऑल ये CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH और ये रहा OH, और इसके बगल में ये ले आया OH, ये ले आया CH2OH, है ना? ये है 6, सॉरी ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। 3 पे चला आया है OH नीचे, 4 पे चला गया है ऊपर और 5 पे आ गया है CH2OH नीचे। ये है 6 नंबर। अब देखिए तो OH और OH अगल बगल खड़ा है अच्छे बच्चे की तरह, 1 ड्रॉप वाटर टपक गया। रिज़ल्ट क्या हुआ? यहाँ CH2OH, ये OH, ये OH, ये हो गया 6, 5, 4, 3, 2 नंबर पे OH नीचे, और ये बना ऑक्सीजन के साथ ऊपर की ओर CH2OH देख रहा है, ऐसे हो गया पूरा। यहाँ OH नीचे की ओर, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा, नीचे की ओर CH2OH, ये है छठा कार्बन, 4 पर OH ऊपर की ओर। दिस इज़ सुक्रोज।
अब आपको यहाँ तय करना है कि इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसा बना। ये है कार्बन नंबर 1, है ना। तो 1 और 2 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना, राइट। ये देख रहे हैं ना, कार्बन 1 ऑक्सीजन और कार्बन 2। तो इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को कहा जाएगा अल्फा 1 से लेकर 2 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या लिंकेज, जो कहें। यही है सुक्रोज, छोटा सा सिंपल सा, जिसे डेली खाते हैं, जिसके बिना आपको कोई भी मिठास नहीं मिल पाता। इसे कोई यूज़ करता है ना हम लोग। अब से ज़रा संभल कर इसको खाइएगा। हाँ, कितना सुंदर सा है, कितना छोटा छोटा चीनी का टुकड़ा है और कितना सुंदर सा सजा हुआ है। देखिए तो, नहीं प्रैक्टिस कराया है आप लोग को। हो गया। तो किसी चीज़ का अंत मीठा से हो तो अच्छा होता है। ये हुआ कार्बोहाइड्रेट का जो डाइसैकेराइड है वो। ओलिगोसैकेराइड की बात करें, ओलिगोसैकेराइड होते हैं शुगर के छोटे छोटे चेन्स, अप टू 9 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट का चेन। तो ओलिगोसैकेराइड के चेन ज़्यादातर पाए जाते हैं किसमें, प्रोटीन के ऊपर, और वो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो यहाँ पे वो रोल प्ले करता है सेल रिकॉग्निशन में। जैसे अपना ही वाला सेल मेरे बगल में खड़ा है कि बाहर से आया हुआ सेल मेरे बगल में खड़ा है, दोनों के बीच में फ़र्क जब तक नहीं करेंगे तब तक बाहरी सेल को पहचान कर उसे डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। इसीलिए ये शुगर मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं एंटीजन को और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए, ताकि हम उन्हें पहचान सकें, हमारे सेल्स उन्हें पहचान सकें। तो इस पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए वही ओलिगोसैकेराइड के चेन्स आपको ज़्यादातर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पे मिलते हैं। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट में एक बच जाता है, वो है पॉलीसैकेराइड। वो यहाँ नहीं देखा जा सकता है, उसको मैक्रोमॉलिक्यूल में देखना होगा, पॉलीमर्स में देखना होगा, बड़े मॉलिक्यूल में। तो इसकी जर्नी यहीं तक। ठीक है। अब आगे बढ़े। अब हम लोग कदम रख रहे हैं किस पे, अमाइनो एसिड्स। पूरा करें, आगे बढ़े। हो गया। ओह, अमीनो एसिड्स का हम लोग कल लास्ट फैटी एसिड्स चल रहे थे, फैट्स, है ना। उसमें एक बाकी था देखना, कोलेस्टेरॉल। एराकिडोनिक एसिड तक बता चुके थे, कार्बन 20 का होता है वो बोले थे, और ये भी बोले थे कि ये स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है किसी भी स्टेरॉइड का। नहीं, फैटी एसिड्स देखिए आपको जो लिखवाए हैं उसमें सिंपलेस्ट फैटी एसिड कौन है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब है। लेकिन सेल में, लिविंग सेल में, जैसे प्लांट सेल है उसमें पामेटिक एसिड मिलता है, एनिमल सेल है उनमें स्टीरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में मिलता है, राइट। उसके बाद फिर बताए थे कि ये एक और फैट्स होता है सेल में, वो है ग्लिसरॉल। तो यदि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में मर्ज कर लिया तो ग्लिसराइड बनाएगा। अब एक मर्ज किया तो मोनोग्लिसराइड, 2 किया तो डाई, 3 किया तो ट्राई, और अगर 2 किया और एक फॉस्फेट घुस गया तो फॉस्फोलिपिड वही ऑयल बन गया, और ये मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। उसी में आपको एक सब्स्टिट्यूटेड फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल दिए थे, वो था लेसिथिन। लेसिथिन का एग्जाम्पल दिए थे, फॉस्फोलिपिड है वो, मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। और लेसिथिन के कंपोजिशन में क्या रहता है, अगर हम एनिमल सेल में देख रहे हैं तो 2 तो स्टीरिक एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ेगा, 1 तो फॉस्फेट जुड़ेगा, और उसके साथ कोलिन मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा, राइट। तो वो हो गया ग्लिसराइल डाइस्टीरिक फॉस्फेटिडिल कोलिन, ऐसा करके, या सिंपली उसे लेसिथिन कह दें, लेसिथिन। ठीक है। स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे। अब है एराकिडोनिक एसिड। इसकी विशालता को जरा देखिए,
ये है कार्बन 20 एसिड, यानी C19, H कितना होगा 39, COOH। अगर इसको फैलाकर फिशर प्रोजेक्शन की तरह लिखें, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से, C डबल बॉन्ड O OH, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये है एराकिडोनिक एसिड। काउंट कर लीजिए, ये कार्बन नंबर 1, यहाँ 3 5 7 9 11 13 15 17 18, अरे कम हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 17 18, सॉरी ये 19 होगा एंड दिस इज 20, वही तो कहे। दिस इज एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। और ये फ्रेम बनता है स्टार्टिंग मॉलिक्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स in body, as for example of steroid is steroid, steroid in animal body, cholesterol, साथ चलिए यहाँ तक लिखिए, पहले पूरा कीजिए। हो गया यहाँ तक? जगह छोड़ के चलिएगा इतना, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, ऊपर की ओर जाता है। पहले ये हेक्सेन बनाइए, ये फ्यूज रिंग है। हो गया? बगल में एक और रिंग बनाइए। हो गया? अब यहाँ पर से रिंग बनाइए। तो यहाँ हटेगा नहीं।
आपको मिटाने का ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ हटा नहीं पाएंगे इसलिए इसको ऐसे कर रहे हैं। यहाँ तक हो गया? वही है, ज़रा छोटा बना है क्योंकि इसको साइज छोटा करने का तरीका नहीं मिल रहा है। यहाँ तक हुआ? अगल बगल 2 रिंग है और फिर ऐसे करके है, ठीक है? यहाँ तक सभी चले? अब यहाँ पे पेंटागन है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है रिंग का। काउंटिंग शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तक काउंट कीजिए। हो गया? 11 12 13 14 15 16 नहीं, 1 मिनट, 13 14 15 16 ये 17। अभी तक हम लोग 17 मेंबर रिंग बना चुके। हो गया? हाँ, इसके कॉपी में कोलेस्ट्रॉल कम है। बाकी का काउंटिंग ऐसे पूरा कीजिए। नंबरिंग करने का सिस्टम याद रहेगा। पहले 2 रिंग चलेगा ऐसे 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक, फिर 11 12 13 14 इसको पूरा करते हैं। फिर 5वां रिंग मतलब 5वां वाला जो है, मतलब ये सॉरी 5वां नहीं, चौथा वाला जो है एक पेंटागन है, इसीलिए इसको हम लोग अलग से नंबरिंग करते हैं। यहाँ तक 14 15 16 17, ठीक है? अब फिर 17 से 18 19 20 21 22 23 6 कार्बन का एक चेन बनता है और यहाँ पे एक ब्रांचिंग रहता है। ये हो गया? 1 मोमेंट, बाईस 1 2 3 4 5 6, सॉरी यही ना 23 होगा। ये 23 होगा।
और ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। अच्छा यहाँ तक कीजिए, ये ऐसे नहीं है, ऐसे यहाँ तक हो गया। अब देखिए तीसरे कार्बन पर OH ग्रुप है, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है 10वें पर, फिर 13th पे, फिर 18th पे, फिर 22 पे। 10, 13, 18, 22 ये है सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर याद रखिएगा। और सब्स्टिट्यूशन किससे हुआ? बाय मिथाइल। तो ये जो ऐसे निकला हुआ ये क्या है? एक कार्बन है, मिथाइल ग्रुप है ये। दिस इज योर कोलेस्टेरॉल। टोटल कार्बन गिनिए तो ये 27 कार्बन का कंपाउंड है। तो चेन में कितने हैं? 23 कार्बन है और 4 सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। टोटल कितना हो गया? 23 4 27। ये याद रखिएगा। दूसरा, नंबरिंग का प्रोसेस मेथड याद रखिएगा। तीसरा, कहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहाँ पे OH, और चौथा, इसमें कहाँ कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है। इसको याद रखने का बड़ा सिंपल ट्रिक है। देखिए पहले 10वें पर हुआ, 10 में फिर 3 जोड़िए। वो क्या कहते हैं, रीजनिंग सॉल्व नहीं करते हैं। 10 में फिर 3 जोड़िए, 13 आ गया। फिर 3 में 5 जोड़िए, 18 आ गया। फिर 18 में 4 जोड़िए, 3 5 4 ऐसे जोड़िएगा, आपको ये सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। तो ट्रिक्स हैं, आपको जो आसान लगे। आपको सीधे देख के एक बार में फार्मूला याद हो जाए तो वो अच्छा है, वो सबसे अच्छा है। नहीं तो ऐसे जोड़ जोड़ कर निमोनिक से इसे बना सकते हैं। राइट, ये है कोलेस्ट्रॉल। अब अपने बुक में देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मिलाकर देखिए। केमिस्ट्री वाले में नहीं होगा शायद, बायो वाले में, 11th के बायो में देखिए दिया हुआ है। हाँ वहीं पे तो है, वही तो है। कोलेस्ट्रॉल दिखा, लंबा चौड़ा, हाँ मिला। दिस इज हाउ इट इज देयर। ठीक है। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है, इसके बारे में हम लोग कहते हैं इन ह्यूमन बॉडी, बात नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए। इन ह्यूमन बॉडी इट इज द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, it is the starting molecule of steroid hormones या गोनाडल हॉर्मोन्स। और अगर गोनाडल हॉर्मोन्स बोला जाए, क्या हुआ, क्या गिर गया? गोनाडल हॉर्मोन्स अगर बोला जाए कौन कौन से आएंगे? टेस्टिस का गोनाडल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो आप देखेंगे कि इसका ये जो बेसिक रिंग है ना, ये चार रिंग आपको इन तीनों में गोनाडल हार्मोन्स में दिखाई देंगे।
ये हो गया लिखना, आगे बढ़ें। तो ये यहाँ से शुरुआत करता है और यहाँ तक पहुँचता है। और आपको बता दें, इसका एक एप्लीकेशन आपको आपके 12th के बुक में दिया हुआ है। कहाँ? माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में। उसमें देखिएगा, ब्लड प्रेशर लोअरिंग एजेंट के रूप में एक मॉलिक्यूल यूज़ होता है, उसे कहते हैं स्टैटिन। ये स्टैटिन हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं फंजाई से। उस स्टैटिन का काम है लास्ट स्टेप में इससे कोलेस्टेरॉल बनने का जो प्रोसेस है, उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है HMG कोएंजाइम A, उसको कहते हैं। उस HMG कोएंजाइम A के कन्वर्सन को इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है वो स्टैटिन, जिस वजह से बॉडी में कोलेस्टेरॉल बायोसिंथेसिस रुक जाता है। और इस तरीके से हमारे बॉडी में कोलेस्टेरॉल को वो घटाता है। आजकल बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए उस दवा का इस्तेमाल बहुत भारी पैमाने में किया जाता है। और ब्लड प्रेशर में भी, ब्लड प्रेशर बढ़ने में कोलेस्ट्रॉल का बड़ा रोल है, क्योंकि ये अगर ब्लड में बढ़ेगा, ब्लड वेसल्स की दीवार पे जमा होगा, ब्लड वेसल का जो बोर है जहाँ से वो ब्लड पास कर रहा है, वो जगह छोटी हो जाएगी, इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा, वो फैलेगा नहीं, ये हार्ड होता है। फैट्स जानते ही हैं, ठंडे जगह पे जाने के बाद कैसा हो जाता है, मजबूत सख्त कड़ा हो जाता है। तो उसी तरह से ब्लड वेसल्स पे क्या हो जाएंगे, वो फ्लेक्सिबल हैं। आप देखे ही हैं, जब आप पढ़े हैं ब्लड सर्कुलेशन, उसे बताएं अंदर में मसल्स रहता है, उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होने से वो क्या हो जाएगा, एक तो जगह छोटा हो जाएगा, दूसरा उसका जो फैलने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, वो एक्सपेंडेबल नहीं रहता। नतीजतन जब हम हेवी वर्क करते हैं उस समय हार्ट तेज़ी से ब्लड पंप कर रहा है, लेकिन जगह नहीं है ब्लड के जाने का, क्या होगा अंदाज सोची तो। ये वही बात हो गई, नल में पाइप लगा हुआ है और जो पाइप पानी पटाने वाला है उसके मुंह पर पूरी तरह से ऐसे उंगली रख दीजिए कि एक बूंद पानी बाहर न जाए। थोड़ा देर करके देखिए, तीसरा पल क्या होगा, नल में से पाइप खुल जाता है। क्यों? क्योंकि वही सबसे कमज़ोर जगह था जहाँ पे वाटर का प्रेशर हीट कर सकता था, तो खुल गया। यहाँ ये तो हार्ड हो गया, इसको कैसे तोड़ेगा, ब्लड वेसल को नहीं तोड़ता है, वापस पीछे झटका मारता है और हार्ट तोड़ देता है। दैट इज हार्ट अटैक। डैमेज इन द हार्ट टिश्यू इज कॉल्ड हार्ट अटैक। So, cholesterol is indirectly responsible for raising the blood pressure in the human body. So, अगर जहाँ है जितना है उससे और कम किया जाए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, इससे क्या होगा, जहाँ डिपॉजिट हो रहा है डिपोजिशन का रेट बहुत कम हो जाएगा। अल्टीमेटली जब वो आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा तो उसे बाईपास करना होता है, उसे काट कर निकाल देते हैं और बॉडी के किसी लंबे वेन को वहाँ फिट कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग काम चलाते हैं, इसी को कहते हैं बाईपास सर्जरी। ये क्या, 2 बाईपास सर्जरी करने के बाद भी अगर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन नहीं रुकता, फिर कोई उपाय नहीं है फिर अल्टीमेटली, क्योंकि अभी तक हमारे पास वो टेक्निक नहीं है कि हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली, है ना, ब्लड वेसल को जनरेट कर सके। स्किन कर सकते हैं, स्किन का कल्चर होता है, ब्लड वेसल कल्चर नहीं हो पाता। सो देयर इज़ नो अदर वे। एनीवे, तो समझ गए, कोलेस्ट्रॉल एक्सेस हो जाने से हमारे लिए जानलेवा हो सकता है, बट कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। रीज़न क्या है, ये आप वान डेर वाल्स फोर्सेस पढ़े ही हैं, पर है ना वान डेर वाल्स फोर्सेस के बारे में, वीक फोर्सेस केमिस्ट्री में। तो ये वान डेर वाल्स फोर्स यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो 11th की बुक है उसमें देखिएगा एक जगह कोलेस्ट्रॉल ऐसे घुसाया हुआ है। अगर
11th की बुक है, उसमें देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम, जहाँ पे सेल वाले चैप्टर में। इसके पहले होगा, बायोमॉलिक्यूल निकालें, बायोमॉलिक्यूल के पहले वाला चैप्टर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए वही बीत गया और आगे आइए। हाँ वही हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए बीच में कहीं कोलेस्ट्रॉल दिखेगा, दिख रहा है? उसका कारण देखिए, अगल बगल में देखिए तो जितने लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉस्फोलिपिड्स हैं। वो जो गोला देख रहे हैं ना, ब्लू गोला, वो सब, वो जो आप फॉस्फोलिपिड कल बनाए हैं जहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन और फास्फोरस है, वो पोलर पार्ट है, वो वाला हिस्सा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और बाकी जो कार्बन 15, कार्बन 16 का जो चेन बनाया है वो स्ट्रेट लाइन है। समझ गए? इस तरीके से वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ मेम्ब्रेन है। अब देखिए जितने भी फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं सब पैरेलल हैं, देख रहे हैं ना? तो वहाँ वैन डेर वाल्स फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि सिमेट्री आ रहा है। बीच में एक तो कोलेस्ट्रॉल घुस जा रहा है, वो वहाँ अनसिमेट्रिकल कंडीशन प्रोड्यूस कर रहा है। इस वजह से क्या होगा, जब लो टेम्परेचर होगा और मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स जमने की कोशिश करेंगे, ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर उसे जमने नहीं देगा। नतीजतन क्या होता है, लो टेम्परेचर में भी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बनी रहती है और सेल जिंदा रहते हैं। ठीक है? इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल हमें ठंडे समय में, ठंड के समय में जीने में मदद करता है। अब गर्मी में क्या होता है, जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये कोलेस्ट्रॉल एनर्जी ले लेता है और फ्लिप कर जाता है। वो जिस सरफेस पे है, अगर लोअर सरफेस पे है, एनर्जी लेके वो हाई ऊपर वाले सरफेस पे चला जाएगा, और जो ऊपर में है वो एनर्जी लेके लोअर वाले सरफेस पे चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, बीच में एक कुशन रख दिया, आपका थप्पड़ तो सही जगह जा रहा है लेकिन ट्रांसमिट नहीं हो रहा है दूसरे के गाल पे। बात समझ पा रहे हैं? तो हीट जो एनर्जी दे रहा है, दिस कोलेस्ट्रॉल फेलो इज एब्जॉर्बिंग दैट हीट एंड इज फ्लिपिंग फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर। तो इस तरीके से आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट बना के बनाए रखता है। So that is why for your life cholesterol is essential. But as I told you, everything which is in excess is bad. कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। राइट, अब यहाँ देखिए, ये डाउनलोडेड इमेज है ना, ये कोलेस्टेरॉल रिंग का नाम दिया हुआ है A, B, C and D। देखिए एस्ट्राडायल, एस्ट्राडायल इज सेकेंड नेम ऑफ एस्ट्रोजन। ये 4 रिंग है। टेस्टोस्टेरॉन, ये 4 रिंग है। मॉडिफिकेशन हुआ, दैट इज अनदर थिंग। ये 4 रिंग है। प्रोजेस्टेरॉन देख रहे हैं, 4 रिंग है। ये कोई और है, इसमें भी 1 2 3 4, वही 4 रिंग है। तो जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी में, जितने भी गोनेडोट्रोपिन्स हैं, उन सब का बेसिक स्ट्रक्चर ये 4 रिंग है। और ये 4 रिंग आता कहाँ से? फ्रॉम द कोलेस्टेरॉल। तो आप सोचिए ज़रा, जिसके बॉडी में ये स्टेरॉयड हार्मोन फॉर्म नहीं करते, फीमेल में मेनोपॉज के बाद एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन तो खैर बनता नहीं है, एस्ट्रोजन की या एस्ट्राडायोल की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से बोन फ्रेजाइल हो जाता है। और मेल में उनमें एंड्रोजेनिक डिप्रेशन आता है लेट एज में, आफ्टर 70s। तो इसलिए उस समय उनको ऑस्टियोपोरोसिस हिट करता है। और फीमेल में ये अर्ली ऑनसेट होता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ दिस स्टेरॉयडल हार्मोन्स। ये कितने आवश्यक है समझ पा रहे हैं? तो कोलेस्टेरॉल की कमी अगर ज़्यादा हो गई तो स्टेरॉयडल हार्मोन्स की कमी हो जाती है, इसको भी देखना होता है। इसलिए डॉक्टर्स इसके डोज बड़ा सोच समझ कर 90 तुले अंदाज में चेक करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है।
बार बार बुलाते हैं, फॉलोअप करते हैं, देखते हैं उनमें क्या चेंजेस आ रहा है, उस हिसाब से फिर उसका डोज सेट किया जाता है। हर एक का अपना अलग पोटेंशियल होता है, उस हिसाब से उसको सेट करना पड़ता है। बॉडी वेट रेशियो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दुबले पतले आदमी को कम दिया जाता है, जो मोटे ताजे या ज़्यादा बल्कि बॉडी है, लॉन्ग स्ट्रेचर है, लंबे लोग हैं, उनमें थोड़ा सा बॉडी मास ज़्यादा है, उनके लिए थोड़ा अलग है ना डोज प्लान होता है। एनीवे, सो ये एक दिखाने के लिए था कि देखिए कोलेस्ट्रॉल इज़ द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल फॉर दिस स्टेरॉयडल hormones or steroid molecules that are playing important role in our body. ठीक है, so this is how fats are. Now we move on to the amino acids. नाम में ही इसके मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। कैसे देखिए, कह रहा है ये वो मॉलिक्यूल है जिसमें अमीनो ग्रुप भी है, एसिड ग्रुप भी है। अमीनो ग्रुप कहने का मतलब क्या, NH2। एसिड ग्रुप कहने का मतलब क्या, COOH। यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल आपको तैयार करना पड़ेगा जिसमें दोनों ग्रुप दिखाई देंगे। तो सोचिए, अच्छा एक चीज़ जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमीन्स को बेस कहा जाता है। अब सोचिए क्यों, पहले पूछिए क्यों, पूछिए क्यों। क्योंकि अमीनो ग्रुप प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। फिर पूछिए क्यों, क्योंकि इसके पास, नाइट्रोजन के पास एक तो लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर H+ आयन यानी प्रोटॉन को खींच सकता है, और अभी NH2 है, ये NH3 प्लस चार्ज में बदल जाएगा, क्योंकि कहीं और से ही तो जुड़ेगा नहीं। तो अमोनियम आयन आप जो देखते हैं NH3 से NH4 प्लस बना, वो इसलिए क्योंकि NH3 ने अपने लोन पेयर के साथ H+ को जोड़ा हुआ है। इसको शॉर्ट में हम लोग NH4 कहते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर। पता चला? आप लोग तो ऐसे ही अमोनियम NH4 प्लस करते रहते हैं, पर एक्चुअल सच्चाई ये है। ये एक बॉन्ड से जुड़ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसे कहते हैं, जिस वजह से अब इस पर ओवल और चार्ज प्लस चार्ज दिखाई देगा। राइट, ओके। सो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये एक बेस की तरह काम क्यों करेगा, क्योंकि ये प्रोटोनेट हो सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये एसिड क्यों है, ये तो आप बताएंगे ही, पता है ना। एसिड का डेफिनेशन क्या होता है, those which can furnish H+ आयन। ये H+ डोनर है, प्रोटॉन डोनर है, इसीलिए ये एसिड है। वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसलिए वो बेस है। यानी एक ही मॉलिक्यूल में एसिड और बेस दोनों आप दिखा रहे हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक। दोनों तरह का प्रॉपर्टी है, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए अमीनो एसिड को देखिए। इसमें NH2 COOH H और R ऐसे रहेगा, where R is a side chain। अब ये क्रॉस पॉइंट है, यानी यहाँ पे एक कार्बन बैठा है। नंबरिंग करेंगे तो ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2 आएगा। अगर इस साइड चेन का वैल्यू हाइड्रोजन हुआ तो क्या ये आपको कायरल दिखेगा? नहीं, क्योंकि
2 हाइड्रोजन हो गए, अगर R का मतलब हाइड्रोजन निकला तो ये कायरल सेंटर नहीं रखेगा। अगर R इज नॉट हाइड्रोजन देन इट इज ए कायरल, ठीक है, देन इट इज ए कायरल सेंटर कंटेनिंग कार्बन। अब देखिए एक और नोमेनक्लेचर है, ट्रिवियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, इसमें कार्बन अल्फा कार्बन बीटा ऐसे बोला जाता है। तो अल्फा कार्बन उसको कहते हैं जो कार्बन डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो। फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन सेंट्रल कार्बन है, इसलिए कार्बन 2 को कार्बन अल्फा भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की जानकारी जहाँ तक आपको समझ में आए लिखिए, फिर तब आगे बात करते हैं। OH, ठीक है, और बगल में अमीनो एसिड को रख दीजिए NH2, इधर हाइड्रोजन, इधर COOH और यहाँ साइड चेन। देखिए तो दोनों के बीच में बड़ा रिमार्केबल सिमिलरिटी दिख रहा है, इधर अल्डिहाइड इधर एसिड, दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप वाले, दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप वाले, बस फर्क है यहाँ हाइड्रोजन लटक रहा है, यहाँ OH लटक रहा है, बाकी कार्बन तो कार्बोनिल फॉर्म में है, सिमिलरिटी है ना, है ना। उसके बाद इधर देखिए तो हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन ही है, ठीक है, उलट पलट है पर हाइड्रोजन तो है। इसको देखिए CH2OH एक R ग्रुप की तरह साइड चेन की तरह बिहेव कर रहा है ना, और OH है यहाँ NH2 है, दोनों ही कैसे हैं, OH ग्रुप के पास भी अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, अमीनो ग्रुप के पास भी अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो दोनों बाय नेचर सिमिलर है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर R नॉट हाइड्रोजन है तो ये कायरल सेंटर दिखेगा, अगर ये कायरल सेंटर बना तो फिर इसका D और L फॉर्म बनता है, राइट, इसका D और L फॉर्म बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, कायरल सेंटर होगा। तो कहता है क्या कि अगर इस तरीके से एक्सेस पे रखा जाए अमीनो एसिड को कि ऊपर के तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोजेक्ट करे, नीचे के तरफ साइड चेन हो, यदि NH2 लेफ्ट तो ये L, और यदि NH2 राइट हाइड्रोजन लेफ्ट COH, यहाँ पे कायरल और यहाँ पे R, तो ये हो जाएगा D। ठीक है, इस तरीके से हम लोग D और L अमीनो एसिड का निर्णय करते हैं। आई बात समझ में? अमीनो एसिड लिखने का तरीका है, हमेशा COH को ऊपर रखिए, नीचे साइड चेन को रखिए, एक तरफ किसी एक तरफ हाइड्रोजन तो अपोजिट साइड में NH2 रख दीजिए। अब आप ये तय कीजिए आपको लिखना क्या है, D लिखना है कि L लिखना है। अगर L लिखना है NH2 को लेफ्ट में रखिए, अगर D रखना है तो NH2 को राइट में रखिए। समझ आया? लिखिए, यह है D ग्लिसरल डिहाइड फॉर रेफरेंस टू डिसाइड D और L अमीनो एसिड। किसी अमीनो एसिड को D या L फॉर्म में है ये डिसाइड करने के लिए हमें मदद करता है। सिंपलेस्ट वे में ऐसे ही D और L क्लासिफिकेशन हो सकता है अमीनो एसिड का।
सोचिए आपके उस एनसीईआरटी बुक में एक पेज में जो 4 तरह के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर दिया है, इसको संभालने में हमारे 4 क्लास निकल गए अभी तक। और हम लोग कितने ग्रुप को टैकल कर पाए? 2, तीसरा में चल रहे हैं, अभी एक बाकी है। तो एनसीईआरटी को इतना बच्चा नहीं समझिए, राइट। और बिना समझे हुए याद करना, ये तो आप कर ही सकते हैं जो अब तक करते आए होंगे, पर वो मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। एक बार समझने के बाद पढ़ने में थोड़ा दिक्कत तो होता है, समझने में दिक्कत होता है, पर एक बार इस हर्डल को अगर आप लांग गए ना, फिर ये जीवन भर का आपका मतलब ट्रेजर हो जाएगा। आगे कभी भी आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, अब इसको समझे हुए हैं, बड़े आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर आपको कई जगह बेनिफिट देगा। खासकर 12th के बोर्ड में तो 2 जगह बेनिफिट देगा, केमिस्ट्री में भी देगा, बायोलॉजी में भी देगा। इसलिए इसमें मेहनत करना चाहिए। और आपको अभी पता नहीं चलेगा, बायोलॉजी में यूनिट नंबर 4 जो बायोटेक्नोलॉजी है, एंटायरली डिपेंडेंट ऑन दिस, पूरी तरीके से। वहाँ और मुसीबत हो जाएगी अगर ये नहीं समझ में आएगा तो। योर DNA, RNA, प्रोटीन, यही 3 चीज़ करेगा ही वो। देयर इज़ नथिंग एल्स देन दिस। तो पूरा यूनिट, एक चौथा यूनिट इसी के ऊपर बेस्ड है, उसी से रिलेटेड बातें वो करेगा। इसलिए इस पे अगर आप समय दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं। और अगर इस पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तो जैसे होता है ना, कोई चीज़ पाने के लिए हम लोग को बेग बोरो स्टील और बाई बोरो स्टील करना पड़ता है। कैसे भी हमको एग्ज़ाम तो पास करना ही है, रट के निकल जाएंगे, लेकिन वो मेमोरी लॉन्ग नहीं होगा। एनीवे, सो ये हो गया। आप इसमें यहाँ हेडिंग देंगे D&L क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को आप शॉर्ट में AA लिख सकते हैं, कैपिटल A, कैपिटल A, ठीक है। कहीं एक जगह लिख दीजिए, हम एमिनो एसिड को AA से एब्रिविएट करेंगे। नाउ लिटिल बिट ऑफ केमिस्ट्री, ये तो बायोलॉजी में भी डिस्कस किया है। केमिस्ट्री ऑफ एमिनो एसिड। पहला, इट एग्जिस्ट्स इन ज्विटर आयोनिक फॉर्म। अब ये क्या चीज़ है, अभी देखते हैं। इट एग्जिस्ट्स इन ज्विटर आयोनिक फॉर्म, ये लिखिए। तो आप पूछ सकते हैं हमसे, सर आप ऐसे क्यों एल फॉर्म में क्यों लिखे, आप डी में क्यों नहीं लिखे? जैसे शुगर में देख रहे हैं अधिकतर तो डी फॉर्म में दिख रहे हैं, ये अमीनो एसिड को एल फॉर्म में क्यों लिखे? तो यहाँ आपको बता दें साथ ही साथ, इन नेचर द amino acids are found in Al form. D amino acids are only
ओनली टर्म है, ओनली फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, और वो भी कौन सा, आर्किया। यू बैक्टीरिया में भी नहीं होते, कॉमन नहीं है, कभी अगर मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज आर्किया जो बैक्टीरिया है प्रिमिटिव टाइप में जो बने थे, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस, इन सबों के सेल वॉल में डी अमीनो एसिड मिलते हैं, अदरवाइज नेचर में आपको एल अमीनो एसिड मिलते हैं, इसलिए हम लोग एल फॉर्म को ही लेके चल रहे हैं। चलिए, इस तरीके से अमीनो एसिड एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखिए, तो ये ऑक्सीजन ग्रीडी है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर छीन लिया, ठीक है, नतीजा क्या होगा, ये रिवर्सेबल है, C डबल बॉन्ड O इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन प्लस चार्ज लेके अलग हो सकता है, होगा ना। और बाकी को दिखाएं अगर, तो N अपना लोन पेयर और H2 रखे हुए है, इधर हाइड्रोजन है और इधर साइड चेन है, ठीक है। इंटरेस्ट आ रहा है बायोलॉजी में केमिस्ट्री देख के। अब देखिए, तो ये ऐसे नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है ना। तो अगर अट्रैक्ट हुआ तो ये C डबल बॉन्ड O माइनस इधर हाइड्रोजन, इधर साइड चेन, और यहाँ NH3 प्लस बन के खड़ा रह सकता है। मान गए, दिस इज ज्वेटर आयनिक फॉर्म। सॉल्यूशन की पढ़ाई हो गई है केमिस्ट्री में, आयनिक केमिस्ट्री हो गया है, आयनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रिया, आयनिक इक्विलिब्रिया, ये हुआ है। फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे चार्ज, 96,500 कूलम, ये सब हुआ है नहीं। KSP वगैरह नहीं हुआ है, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट हुआ है ना, हाँ वो हुआ है ना। आयनिक इक्विलिब्रिया वही ना आएगा, केमिकल इक्विलिब्रिया, आयनिक इक्विलिब्रिया, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट नहीं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, यानी आप लोग बफर जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हैं, बफर नहीं जानते हैं। क्योंकि अगला कदम वही होगा, ये बफर की तरह काम करेगा। हम यही जानना चाह रहे थे कि हमको बताना पड़ेगा कि आप जानते हैं, तो हम बोल के निकल जाएंगे, नहीं तो फिर समझाना पड़ेगा बफर क्या होता है। बफर वो नहीं जो आप लोग डाउनलोड करते हैं, बीच में चक्कर घूमता रहता है, लिखता है बफरिंग, वो नहीं। ठीक है, दिस इज ज्वेटर आयनिक फॉर्म। ये इन तीनों के बीच में ये जो स्टेट्स आप देख रहे हैं, तीनों आपस में इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं। किसी समय ये दिखेगा, किसी समय ये दिखेगा, किसी समय ये दिखेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो अमीनो एसिड है वो इनके बीच में ऑसिलेट करता हुआ रहता है। ठीक है, लिखिए, दिस यूनिक स्ट्रक्चर acquired by any amino acid, this unique structure acquired by
any amino acid makes it a molecule that can act as both positive and negative charge acceptor, both positive and negative charge acceptor. This property enables them as buffer, BUFFER, buffer. enables enables them यानी योग्य बनाता है, enables them as buffer, full stop. पैरा चेंज करके लिखिएगा, a buffer is a chemical comma देके if present in a solution, a buffer is a chemical if present in a solution, फिर कॉमा दीजिए, can resist the change in pH, if added acid or base, फुल स्टॉप. अब समझिए, कह रहा है बफर ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं अगर वो किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसमें थोड़ी मात्रा में या एक पर्टिकुलर लिमिट तक एसिड ऐड करते हैं, पीएच नहीं बदलेगा. तो एसिड से नुकसान क्यों होता है कि वो पीएच बदल देता है. H+ आयन फ्री घूमते हैं ना, तभी दिक्कत होता है. तो ये H+ आयन को ट्रैप कर सकता है. यानी एसिड अगर आप डाल रहे हैं पीएच में बदलाव नहीं आएगा. पीएच क्या होता है, -log H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो अगर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, -log घट जाएगा उसका. दैट इज़ वाई पीएच गोज डाउन. एसिड बढ़ने से पीएच घटता है. और OH- आयन ऐड करने से क्या होता है, पीएच बढ़ जाता है. उल्टा हो जाएगा, H+ आयन घट जाएगा तो पीएच बढ़ जाएगा. तो होता क्या है, इसी फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए जितने भी सेंसिटिव केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, उनमें या सैंपल ट्रांसफ़र करना होता है, उनमें बफर ऐड किया जाता है. तो बफर क्या करता है, समय के साथ अगर किसी कारण उसमें एसिडिटी बढ़ गई, एसिड बढ़ा, या एल्कलिनिटी बढ़ गई, बेस बढ़ गया, तो उस चेंज को ये टॉलरेट कर लेता है और सॉल्यूशन के पीएच को कांस्टेंट मेंटेन करता है. ठीक है. तो जब हम लोग को बैक्टीरियल कल्चर वगैरह करना होता है तो बैक्टीरिया तो अपने समय के साथ क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड रिलीज़ करेगा ही ना, क्योंकि उसमें जो रेस्पिरेशन होता है, फर्मेंटेशन होता है. पर हमें बैक्टीरिया को लंबे समय तक जिंदा रखना है, और वो अगर सॉल्यूशन में लैक्टिक एसिड रिलीज़ कर रहा है, एसिड से खुद ही मरने लग जाएगा तो डॉर्मेंट हो जाएगा, हमको बैक्टीरिया मिलेगा नहीं, तो हम प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे उसका, राइट. तो इसीलिए क्या किया जाता है, ये एक कांस्टेंट पीएच मेंटेन हो, भले वो लैक्टिक एसिड रिलीज़ कर रहा है, इनके मदद से या किसी बफर के मदद से हम पीएच को चेंज होने नहीं देते. नतीजा, बैक्टीरिया मज़े में रहता है, सोचता है मेरे एसिड का तो कोई असर नहीं, हम और बढ़ेंगे. सो दिस इज़ हाउ बफर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द चेंज इन पीएच, एंड दिस कैन डू. नाउ सी द इम्पॉर्टेंस. हीमोग्लोबिन इज़ ए प्रोटीन, और आप आगे पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स इन ए चेन मेक्स ए पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन. ऑल पॉलीपेप्टाइड्स आर प्रोटीन सिंपली. तो हीमोग्लोबिन एक पॉलीपेप्टाइड है, उसमें अमीनो एसिड्स हैं. तो हीमोग्लोबिन
बफरिंग करता है। और हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जितने प्रोटीन्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक बफरिंग करते हैं। तो हम जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, कब? जो बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, वजन उठाते हैं, उस समय लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है, तो फटाक से पीएच को बहुत नीचे भाग जाना चाहिए। ये प्रोटीन्स वो करने नहीं देते। समझ गए? सो दिस इज हाउ दे आर वेरी यूजफुल टूल फॉर आवर बॉडी। दे हैव मल्टीपल पर्पसेस। एक तो प्रोटीन हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फंक्शनल मॉलिक्यूल्स, सिग्नल, न जाने क्या क्या, बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ट्रांसपोर्टर्स बनाते हैं, आयन चैनल्स जो देख रहे हैं, सोडियम इधर से उधर, उधर से इधर जाना, पोटेशियम का इधर से उधर, उधर से इधर आना, ये सभी प्रोटीन्स के बने हैं, यानी अमीनो एसिड्स के बने हैं। और इन्हीं का कमाल है कि एक बार में अगर हमारा सेल चाहे तो एक सोडियम को जाने देगा और उससे ना पोटेशियम जा पाएगा ना H+ आयन जा पाएगा, इन्हीं अमीनो एसिड्स के वजह से। समझ गए? सो दीज आर सो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहीं तक रखिए।